चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद वापस। और मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही खास मेहमान से, रिदम देसाई, जो इंडिया पर काफ़ी बुलिश है। उनका मानना है कि अगले 10 साल इंडिया के रहने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। रिदम, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि आप NBFCs पर काफ़ी बुलिश हैं। NBFCs में भी अलग अलग तरह की NBFCs हैं। एक तो आपकी क्लासिकल बजाज फाइनेंस टाइप की NBFCs हैं, एक आपकी ऑटो NBFCs हैं जिनमें हमने अच्छा मूव देखा है, एक उसके अलावा गोल्ड NBFCs हैं। जैसे अक्रॉस द बोर्ड आप बुलिश हैं या कोई एक पर्टिकुलर सेट है जहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखता इन दिनों इनमें क्योंकि जो कहानी मैं समझा रहा हूँ 12 महीने की, वो लायबिलिटी कॉस्ट, मतलब उनके फंडिंग कॉस्ट से लेके है, तो सबको फंडिंग कॉस्ट का फ़ायदा होगा। अब वो जहाँ पे लैंड कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ रेट्स अलग हो सकते हैं। जैसे ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है अगले 12-24 महीने में बहुत तेज़ी आएगी, तो वहाँ पे लैंडिंग ग्रोथ शायद ज़्यादा हो सके, तो वो थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन जो मेन स्टोरी है, जो मेन कहानी है, वो लैंडिंग कॉस्ट को लेके है। ग्रोथ तो सबका आएगा, लैंडिंग ग्रोथ तो पूरे सिस्टम में आने वाला है, बैंक्स को भी मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे जो समस्या है वो निम्स की है। तो बैंक्स में 6-8 महीने का ये जो निम का प्रेशर है ना, वो है थोड़ा सा, जो NBFCs में नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ऑब्वियसली जब NBFCs और बैंक्स ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को फाइनेंस कर रहे हैं तभी ग्रो कर रहे हैं। और एक इंडिया में जो लास्ट बुल मार्केट आई थी उसमें 2 पिलर्स थे, कंजम्पशन एंड दोज फाइनेंसिंग कंजम्पशन। तो फाइनेंसिंग का तो हमने बात कर ली, कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन में मैसिव रैली हुई है। ऑटोज़ और स्टैंडर्ड आपका जो स्टेपल्स हैं, दोनों में ज़बरदस्त बाइंग रही है। ये सेक्टर्स अभी भी आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे रैली दिखाएंगे? सो स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर आप देखो 5 साल या 10 साल का व्यू है, तो कंजम्पशन में तो बड़ी मात्रा में ग्रोथ है। जैसे मैंने पहले समझाया था कि जो पर कैपिटा इनकम है आज $2,300 के आसपास है, वो 10 साल में 5,000 के ऊपर चली जाएगी। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसका जो खर्चा है वो डॉलर में तो $1,000 ही रहेगा। तो ये जो नॉन स्टेपल कंजम्पशन, जिसको हम डिस्क्रेशनरी कंजम कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। वो $600 का जो आंकड़ा है आज का, वो जाके अगले 10 साल में करीबन $3,500 हो जाएगा। तो आप 6 गुना वहाँ पे ग्रोथ लगाओगे, तो आप देख लो कितना होता है प्रति साल। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है ना, हर एक कंपनी को जो कंजम्पशन सेक्टर में, उसको ये महसूस होगी। तो ये एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं, अब हर एक कंजम्पशन सेक्टर में डिमांड सप्लाई का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कहीं पे कंपटीशन बढ़ने वाली है, कहीं पे नहीं आएगी, तो वो एक आई थिंक ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंपटीशन बढ़ रही है तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा, तो अर्निंग्स ग्रोथ उतना नहीं आएगा। जहाँ पे नहीं आ रहा है सप्लाई, वहाँ पे आएगा। दूसरी, मुझे लग रहा है कि लग्जरी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने पहले समझाया, ये जो हमारे यहाँ जो रिच हाउस होल्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है 50 लाख से 2.5 करोड़, 5 गुना जो ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे उनको जो इनकम ग्रोथ आएगा, उससे लेके लग्जरी कंजम्पशन में, जैसे ट्रैवल, लीजर, लग्जरी गुड्स, आई थिंक सबसे ज़्यादा तेज़ी वहाँ पे आएगी। तो रिदम, ये क्या हम, क्योंकि हम सब के सब थोड़े से रीसेंसी बायस के भी शिकार होते हैं और थोड़ा, शायद मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, शायद उतनी आगे की सोच नहीं रखते हैं कि जिस तरीके की रैली इंडियन होटल्स, एक मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की रैली इस कैटेगरी के स्टॉक्स में आई है, और बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये स्टॉक्स महंगे हो गए। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में अभी भी काफ़ी नहीं हुए होंगे थोड़े महंगे, तो उन पर करेक्शन आ सकता है, आता भी है। और कभी कभी 20-30% से स्टॉक गिर भी जाते हैं, तो वो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ 2-3 साल की अर्निंग्स डिस्काउंट हो गई है, और वहाँ पे या तो अभी स्टैग्नेशन आएगा, या तो वो स्टॉक्स एकदम से गिर जाएंगे और फिर वापस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मैं अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। वैल्यूएशन की बात, अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग लेवल्स हैं, तो वो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन को भी आपको ध्यान से देखना है। लोग क्या करते हैं, पी रेशो देख लेते हैं। तो ये सबसे बेसिक जो है, नहीं, सबसे यूजलेस मेट्रिक है। उसका कुछ भी लेना देना नहीं है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस क्या होता है, जो आगे का जो आपको कैश फ्लो में ग्रोथ हो रहा है, उसको हम डिस्काउंट करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, वो होता है स्टॉक का वैल्यू। पी का कोई लेना देना, पी क्या है, अगले साल के अर्निंग्स या पिछले साल के अर्निंग्स के आधार पे है, तो उसका क्या लेना देना है स्टॉक के वैल्यू के साथ।
तो एक बहुत ही रफ टूल है जो डेंजरस है इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं अगर 40-50 का पी हो गया तो स्टॉक महंगा हो गया, ओके, और 10 का पी हो गया तो स्टॉक सस्ता हो गया। इतना आसान नहीं है। इतना अगर आसान होता ना तो एवरीबडी वुड बी मेकिंग मनी इन द मार्केट। इतना आसान नहीं। मेरा तो ये मानना है कि अगर पी आपका बहुत कम है तो ध्यान रखो, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बाजार 10 में से 8 बार सही होता है, ठीक बात। तो सिर्फ 1-2 बार गलत होती है बाजार। इनफैक्ट मेरे 30 साल की करियर में मार्केट सिर्फ 2-3 बार गलत हुई है। एक बार गलत हुई थी मार्च 1992 में, ओके, जब सेंसेक्स का पी 50 था। ये स्टॉक्स को छोड़ो, सेंसेक्स का पी 50 था जो आज 20 है। तो इमेजिन करो आप, सेंसेक्स का पी 50 हो गया था। फिर 2000 की साल में जब टेक बबल हुआ था, ओके, फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बॉटम पे और टॉप पे भी, दोनों बार। 2020 में मैं नहीं मानता हूँ मार्केट गलत था, गिरे थे स्टॉक्स, लेकिन जैसे मैं अभी उसका हिंदी अनुवाद करना मुझे आता नहीं, आप मुझे हेल्प कीजिए कि इट वाज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन माय लाइफ। बिल्कुल 30 साल में इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी। 2008 में तो हमें पता था क्या हो रहा है, ओके, अनुमान सिर्फ ये लगाना था कि क्या पॉलिसी एक्शन आएगी और कब टर्न अराउंड होगा। 2020 में पता नहीं था कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव करेगी यानी। 2020 का जो कोविड का जो मामला था उसमें किसी को नहीं पता था, लेकिन एक मैंने सीखा था, जो मैं सब बुक्स पढ़ता हूँ ना, उसमें से 2-4 चीज़ सीख लेता हूँ। तो उसमें एक सीखा था मैंने कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न। वाह। तो मैं मार्च एंड अर्ली अप्रैल में एकदम तेजी में आ गया कि बट मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि कोविड में क्या होने वाला है। मैं कोविड पे ये सिर्फ भाव से मैं जा रहा था। भाव भगवान है, भाव से आप काम करो, सब सही हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है एकदम। और उस समय वो टाइम अलग था, और वो उस समय जिसने पैसा डाला होगा उसको तो खैर ज़बरदस्त चांदी, जो भी कहिए आप। तो रिदम, एक और बड़े सेक्टर की बात कर लेते हैं जहाँ पर आपने काफ़ी समय से ट्रैक किया, और क्योंकि आप इतने फॉरेन इन्वेस्टर से भी मिलते रहते हैं, इस समय इंडियन आईटी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि कोविड के बाद हमने मैसिव रैली देखी। आप पी को भले ही वो कुछ भी कहें, लेकिन एक बात बनने लगी थी कि 30 टाइम्स इज़ द न्यू नॉर्मल। लार्ज कैप आईटी में तो पूरी की पूरी वापस ज़मीन पर आ गई कंपनियाँ, लेकिन अब यहाँ से क्या? यूएस में हमारा नहीं मानना है कि रिसेशन आ रहा है, लेकिन कुछ सूत्रों का मानना है कि रिसेशन आएगा। रिसेशन में आईटी स्पेंडिंग कट्स आएंगे, तो ये अभी भाव में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। यूएस रिसेशन इज़ प्राइस्ड इन, ओके। अब जो डिबेट है नया, एक्चुअली यूएस रिसेशन के परे जाता है, वो एआई पे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में फ़ायदा है, उसके बाद नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो एआई का रोल आउट है उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, और कोडिंग में सबसे माहिर इंडियन इंजीनियर्स हैं, सबसे सस्ते इंडियन इंजीनियर्स हैं। तो आपको अगर बड़ी मात्रा में एआई का कोडिंग करना है तो ये पूरा जो रेवेन्यू है वो इंडिया को आएगा। तो मेरे हिसाब से ये भाव में आ गया है। अब देखते हैं, अगर यूएस रिसेशन आया और ख़राब रिसेशन आया और 4-5 क्वार्टर का ग्रोथ चला गया तो फिर हो सकता है कि और गिरावट आए, लेकिन बेस केस में आई थिंक इट्स प्राइस्ड इट। कोई सेक्टर्स जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब थोड़े हेडविंड्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस समय? थोड़ा मुझे मतलब ग्लोबल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे ग्लोबल मटेरियल स्टॉक्स हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज ग्रोथ जो है वर्ल्ड ओवर, चाइना को भी ग्रोथ का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल कमोडिटीज़ में आई थिंक और थोड़ी मंदी हो सकती है और डिमांड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मुझे लगता है ग्लोबल सेक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए, आईटी को छोड़ के, बिकॉज वहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ भाव में आ गया है। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है, जैसे टेलीकॉम्स है, यूटिलिटीज़ है, ग्रोथ साइकिल में उनका अंडर परफॉर्मेंस तय है। तो अगर ये ग्रोथ चलता रहा तो आई थिंक ये सब डिफेंसिव सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे मार्केट की तुलना में। रिदम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। जैसा आपने कहा कि काफ़ी बहुत समय बाद आपने मुझे समय दिया, लेकिन बहुत अपॉर्चुन टाइम पे दिया, और सबसे पहले मुझे समय दिया और इतना ज़्यादा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।